हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज दोस्तों बताना मैंने आपको ये है कि दिन ब दिन पेट्रोल की कीमत इंक्रीज़ होती जा रही है। डॉलर दिन ब दिन नीचे आता जा रहा है, लेकिन पेट्रोल की कीमत इंक्रीज़ होती जा रही है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूके के अंदर, यूएस के अंदर जो है पर बैरल के रेट जो है वो 82.2 है और यूएसए के अंदर जो है 80.3 है। सही है, हर चीज़ नीचे आ रही है। पर बैरल का रेट जो है वो दिन ब दिन नीचे आता जा रहा है। लेकिन मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ। इमरान खान साहब के दौर में जो था पर बैरल जो था $125 का था और ये अभी जो है पर बैरल $90 का है जो पाकिस्तान को मिल रहा है ओगरा की तरफ से। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो थे वो $125 पर डॉलर के हिसाब से, बैरल के हिसाब से पेट्रोल बाय कर रहे थे और पाकिस्तान के अंदर 145 का रुपीस का सेल आउट कर रहे थे। जिस हिसाब से उसकी कीमत बनती थी 245 समथिंग बनती थी, लेकिन इमरान खान साहब ने 145 का सेल करके बताया। यहाँ पर जो है जी $90 का पर बैरल मिल रहा है और यहाँ पर पेट्रोल जो इंक्रीज होके 236 को पहुँच गया है। इसको कम होना चाहिए था, ऊपर पहुँच चुका है। पीछे मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, जो कि वज़ीर ख़जाना है पाकिस्तान के, वो ये कह रहे थे कि मैं आज अभी इसके बाद जो है पेट्रोल पे कोई भी लीवीज टैक्स नहीं लगाऊंगा। उसके बावजूद उन्होंने टैक्स लगाया। मुझे समझ नहीं आ रही, डॉलर दिन ब दिन गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। आज भी 1.28 डॉलर रुपीज़ में जो है तकड़ा हुआ है, हमारा 125 रुपीज़ तकड़ा हुआ है और उसके मुकाबले में डॉलर जो है वो नीचे गया है। आज जो डॉलर की कीमत है 212 है, 212.36 है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद ना हमारी जीडीपी ग्रोथ उठी है, ना हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उठी है, ना हमें कुछ फ़ायदा हुआ है। डॉलर नीचे जाने से हमें फ़ायदा होना चाहिए, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, नथिंग। ना महंगाई कम हो रही है और ना ही पेट्रोल का रेट कम हो रहा है। कम से कम इस पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो 45% के करीब जो तबका है वो जो है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, उसका ताल्लुक ट्रांसपोर्ट से है। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो मुझे ये बताएं कि अपने घर का सर्कल किस तरह चलाएगा। एक बंदा जाता, अभी मैं ही हूँ, मैं मिसाल के तौर पे एक टैक्सी वाले के पास जाता हूँ, वो मैं उससे 5-6 किलोमीटर ट्रेवल करना चाहता हूँ, वो मुझे बोलता है 500। वो तो अपनी तरफ से ठीक बोल रहा है क्योंकि पेट्रोल महंगा है, लेकिन मैं 500 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं नहीं दे सकता 500 रुपये। लेकिन ये बात इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, ठीक है। एक इंसान देखें, जो इंसान किसी बंदे को बैठाता है उसको एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, ठीक है, उसको पता होना चाहिए। हमारे अजहर साहब जो थे वो एजुकेटेड थे। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ठीक है, मेरा किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हमारे अजहर साहब जिस टाइम बैठे हुए थे, तवानाई के मिनिस्टर थे, वो सरली तक नहीं लेते थे, ठीक है, और कोई मिनिस्ट्री का प्रोटोकॉल उनके पास नहीं था। वो अपना ही जो सर्कल था ना वो ही चला रहे थे, जो उनके अपनी गाड़ियाँ थी, अपने गार्ड से साथ ही उनके थ्रू ही वो मतलब चल रहे थे निज़ाम। लेकिन यहाँ पे मिफ्ता इस्माइल साहब जो है जी, उन्होंने घर के रेनोवेट करवाया, अपने को घर को 8 करोड़ रुपए की गाड़ी ली। सबसे पहले तो उनकी अपनी याशी नहीं खत्म हो रही ना, आवाम का क्या क्या लोग ये सोचें। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ जिस पर मैं अपनी वीडियो का खत्म करूंगा। आप सब ने नाम सुना होगा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का, सब ने नाम सुना होगा। उनके दौर में जब उनको खिलाफत नहीं मिली थी ना, उनसे पहले वो बहुत ही अमीर थे, मतलब बहुत तगड़े समझे जाते थे। जब उनको खिलाफत मिली, घर में गए, वाइफ को बोला कि मुझे अभी खिलाफत मिल गई है, इसमें से अगर तुम्हें मेरे माल में से अगर कोई चीज़ चाहिए तो ले लो। बकाया में अपना सारा माल, उस टाइम के दारुल खिलाफा जो था, उस टाइम के मतलब दारुल खिलाफा के अंदर खजाने का वो था, खजानची जो कहा जाता था, मैं उसके पास अपना, जिसके पास पूरे खिलाफत का खजाना होता था, मैं उसके पास जमा करवाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, बीवी भी फिर ऐसी ही थी, उसने बोला ठीक है जी, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ सादगी वाली ज़िंदगी चाहिए। बात होगी, मुख्तसर बात करूँ कि एक वक्त उनके दौर का ऐसा आया कि हज़रत तकी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं दिल्ली से लेकर सऊदीया की सरजमीन तक गया, मुझे कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिला। ताइफ तक मुझे कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिला। मीन्स हर बंदा अमीर कैसे हुआ? जब हुक्मरान गरीब होता है ना तो अवाम ऑटोमेटिकली उसकी अमीर हो जाती है, ठीक है। इनकी अपनी यशें नहीं ख़त्म होती।
उन्होंने क्या किया, ईद का वक़्त था तो बीवी ने बोला कि मैं तो आपसे कुछ नहीं मांगती, लेकिन मैं आज आपसे एक चीज़ मांग रही हूँ। वो क्या? उन्होंने बोला फरमाओ क्या मांग रही हो। उन्होंने बोला यार कि इस दफ़ा मैं अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाना चाहती हूँ। उमर बिन अजीज़ ने बोला चलो कोशिश करते हैं। वो अपने वज़ीर ख़जाना के पास गए। हालांकि बादशाह हुक्म दे वज़ीर ख़जाना ना माने, उसकी क्या औकात। उसको जाकर उन्होंने बोला कि तुम इस तरह करो, मुझे 1 मंथ की सैलरी एडवांस दे दो। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको एडवांस दे दूंगा, लेकिन आपको मुझे लिख के देना पड़ेगा कि आप 1 मंथ के बाद ज़िंदा रहेंगे। और रोते रोते गा रहा है। उन्होंने कहा बीवी ये काम मुझसे नहीं होगा। क्यों? उन्होंने कहा इंसान की एक सांस का यकीन नहीं, उसने मुझे ये बात बोली। बीवी भी आके से रोने लगी। फिर बादशाह के बेटे फिर बादशाह ही होते हैं। उन्होंने बोला बाबा हमें कोई नए कपड़े नहीं चाहिए, बादशाह का बेटा बादशाह ही होते हैं, हमेशा हम फटे हुए कपड़े भी पहने लेकिन हम बादशाह ही होते हैं। मेरे कहने का बात यहाँ पे मतलब ये है कि जब हुक्मरान जो होते हैं ना वो अमीर होते हैं ना तो अवाम गरीब हो जाती है। जब हुक्मरान गरीब होता है अवाम ऑटोमेटिकली अमीर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे उलट है। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे की बारियाँ लगी हुई हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ होनी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, शहबाज गिल साहब उसका ड्राइवर है बेचारा मस्कीन। अभी मैं किसी के साथ काम करता हूँ, मेरा मालिक जुर्म का करता है, इसमें मैं जुर्म का मैं शरीक हूँ? मैं तो नहीं शरीक, मुझे तो पता ही नहीं है। उन साहब का कारनामा देखें। पहली बात तो ये मैं इस गिरफ्तारी को कंडेप्ट करता हूँ। क्यों? एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान जो है उसको उठा के तुम लोग गिरफ्तार कर लो। बात कोई है नीचा वाली बातें हैं, बस आप उठाए गिरफ्तार कर लिया। चलो उसको गिरफ्तार किया तो किया, अभी तक उसके आज भी जो है हाई कोर्ट में उसकी रिमांड की दरख्वास्तें बार बार दे रहे हैं जिसका जिस्मानी रिमांड लिया जाए, किस ब्याह पे लिया जाए। कोई वकील के पास दलाइल नहीं है, अपने से बोंकियां मार रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसकी वाइफ के घर में उन्होंने छापा मारा, उसकी ड्राइवर की वाइफ, उसकी वाइफ को उठाया, उसकी 5 साल की 8 माह की बच्ची थी उसको उठाया। मुझे पहले ये बताएं कि गैर कानूनी काम तो ये है कि किसी के बेडरूम में बिना इजाज़त जाना, ये भी गैर कानूनी, बेगार नॉक के उसके बेडरूम में घुस के। ज़ाहिर बात है औरत है, किस तरह सोई होगी किस तरह नहीं सोई होगी। औरत इंसान है, सोए हुए हालत में नहीं पता होता इंसान किस तरह सो रहा है। उसको उठा के ले गए। उसकी बच्ची को 2 दिन तक उससे लग रखा, 8 माह की बच्ची, दूध पीती बच्ची। और कहते हैं कि तारीख में फर्स्ट ऐसी कैदी है जो 8 माह की है। मुझे ये बताएं कि उससे पूछताछ की गई, उसको इवन कि ये भी बोला गया कि आपने इस तरह के अल्फाज बोलने, हम इस पर आपको इनामात भी देंगे। हुकूमत की तरफ से बोला गया, उसके अपने अल्फाज हैं, मैंने आज उसका इंटरव्यू सुना था। मुझे ये बताइए कहाँ का इंसाफ है? आप इंतकामी कार्रवाइयाँ ही लेते रहेंगे सारी ज़िंदगी, या इस अवाम का भी कुछ सोचेंगे? ये तो मैं जैसा भी इमरान खान साहब, मैं इसके बारे में फिर आपको कहता हूँ, जैसा भी इंसान है उसने एक शऊर दिया है अवाम को। हम जैसे बंदे को उसने शऊर दिया है, उसने जगाया है इस कौम को। यह बात आप माने, ये उसने बताया चोर कौन है, डाकू कौन है, करप्शन कैसे होती है कैसे नहीं होती, कैसे है क्या चीज़ है क्या चीज़, उन्होंने सब कुछ बताया है। उसने 7 साल पहले इस टाइम गवर्नमेंट में था, 13 के इलेक्शन में जब वो आया तो उसने पहली बात की थी, उसने कहा जब मैं इन पर हाथ डालूंगा ये एक हो जाएंगे। आज ये सारे एक हैं। बात लंबी हो गई है। मेरे कहने का मतलब यही है कि मरियम नवाज ने आज ट्वीट भी किया, उसने कहा कि मेरा इस पेट्रोल के बढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इसको हुकूमत की नाइल ही कहती हूँ। उसने अपने अल्फाज उसने हुकूमत को नाइल करार दे दिया मरियम नवाज साहब ने। मैं तो उसको लीडर मानता ही नहीं हूँ, पहली बात ही है। आप नवाज शरीफ साहब ने भी बोला है, चले वो लीडर है उनको मैं मानता हूँ, उन्होंने बोला है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर तुम्हारा ताल्लुक नहीं है तो इलेक्शन का करवाओ, प्रॉपर इलेक्शन का करवाओ, प्रॉपर एक जमहूरी हुकूमत को लाओ। ठीक है, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, क्या वजह है मुझे ये बताएं ना। ये क्यों अवाम का जलील ख्वार हो रही है अवाम? ठीक है, न वफाक वाले सूबाई लेवल को फंड दे रहे हैं, न सूबाई वाले ऊपर की तरफ जा रहे हैं, न नीचे वाले ऊपर की तरफ, ऊपर वाले न नीचे आ रहे हैं, न नीचे वाले ऊपर जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? ये कोई नहीं पूछेगा, किसी ने जवाब नहीं देना। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हुई तो आपने वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें।